नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों। जाइए ना, इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिसेंटली इमिग्रेंट्स कनाडा क्यों छोड़ के जा रहे हैं। मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं, और जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैंने अपने अराउंड देखकर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने कई फेसबुक पोस्ट देखे जहाँ पे लोग कनाडा छोड़ने की बात करते हैं। इनफैक्ट मैंने कुछ लोगों से बात भी की है। तो जो रीज़न उभर के मेरे सामने आया है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और जो लोग छोड़ के जाने की बात कर, ऐसा नहीं है कि वो लो इनकम अर्न करते हैं, नहीं, वो हाई इनकम कर अर्न करते हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा है कि वो फोर्स्ड हैं कि अब छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात आती है तो हाउसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक एवरेज हाउस होल्ड कनाडा में अपना 69% इनकम या तो मॉर्गेज में या तो रेंट में आज के समय में पे कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि 69% ऑफ इनकम, आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा होता है। जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाई गई है, मॉर्गेजेस एक्सपेंसिव हुए हैं, और रिसेंटली हमने रिपोर्ट पढ़ा कि रिन्यूअल के टाइम में 20 to 40% का स्पाइक भी हम देख सकते हैं। तो आप खुद ही समझ जाओ भाई कि क्या हाल होगा। इसका इम्पैक्ट रेंट पे भी पड़ा है। रेंट भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइक होते जा रहा है। मैंने कहीं पढ़ा कि टोरंटो में आपको अब 3100 अराउंड पड़ रहा है, वन बेडरूम या टू बेडरूम, ऐसा मैंने पढ़ा, बट काफ़ी हाई है। मेरा एक फ्रेंड रहता है टोरंटो में, मैंने एकदम डाउनटाउन में नहीं रहता है, डाउनटाउन से थोड़ा दूर ही रहता है, बट 2500 पे कर रहा है वन बेडरूम का। सुन के मेरे को मतलब अजीब लग रहा है कि भाई किसी को 5000 महीना मिल रहा है, अगर सारे टैक्सेस वगैरह काट के, मैंने इनकम अच्छी है उसकी, अराउंड 100 के आसपास की उसकी इनकम है, और टैक्स कटिंग के बाद 5000 कुछ उसको हाथ में मिलता है। लेकिन यार 2400 समथिंग तो वो रेंट में ही पे कर दिया। उसके बाद उसको एक घर का इंश्योरेंस, बिल्स देने पड़ते हैं दुनिया भर के, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, ये सब, फिर ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, फिर अगर कार खरीद लिया तो इंश्योरेंस का पैसा, गैस का पैसा। तो एक मेजर, एक ह्यूज चंक आपका ऐसे निकल जाता है। उसके अलावा कनाडा में टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये सब हमको बहुत ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे में फिर आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि आपने 5000 कमाया, उसमें 38 39 या 4000 का राउंड आपका ये सब में निकल गए। ऊपर से बाहर ग्रॉसरीज कितनी एक्सपेंसिव है, आप वो भी देख रहे हो। तो बहुत लोगों का ये रीज़न हो रहा है कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोग जिस तरह के अभी का हाउसिंग चल रहा है, वो लोगों ने माइंड बना लिया है कि वो शायद कभी भी घर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब आप एक डिटैच होम लेना चाहें जीटीए में किसी एरिया में, तो आपको कितना पड़ेगा? 1 मिलियन से ऊपर है। तो भाई 1 मिलियन से ऊपर भी आप मॉर्गेज लोगे इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे, पर मंथ आप क्या पे करोगे? और अगर आप ले भी लिए तो पे करने में, मैंने, आप समझ रहे हो कितना बड़ा रिस्क आप ले लोगे। तो ये सब भी रीज़न है। लोग ये देख रहे हैं कि भाई हम तो खुश रह ही नहीं पाएंगे, हर समय हमें फाइनेंशियल टेंशन ही रहेगी। और अगर आपको रेंट कम करना है अपना, आप कुछ उपाय करोगे तो क्या उपाय करोगे आप? बहुत सारे फैमिलीज़ आज के डेट में मजबूरी में एक घर में मल्टीपल फैमिलीज़ रह रही हैं। बेसमेंट में अब लोग, अनफिनिश्ड बेसमेंट में बेड्स रेंट हो रहे हैं, इतना बुरा हालत हो चुका है। क्योंकि जहाँ मैंने पढ़ा था कि लास्ट ईयर टोटल 265,000 सिंगल फैमिली होम्स बनाए गए कनाडा में। ठीक है, चलिए, सिंगल फैमिली यूनिट्स बनी। अब अगर 500,000 न्यू इमिग्रेंट्स आए, उसके बाद जो पॉपुलेशन यहाँ से एडल्टहुड में इंटर की, जिनको अपना घर चाहिए, ये सब भी हाउसिंग मार्केट में उतरे। तो क्या है, मैंने, आपने एक घर बनाया, उसको लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं, खुद सोच लीजिए। तो ऐसे में तो ये सिचुएशन वर्स होती जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे हिसाब से सोल्यूशन होगा कि एक बहुत ही केयरफुली प्लानिंग, और क्या बोलते हैं, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। जहाँ पर सबसे पहले तो एग्रेसिवली घर बनाया जाए, उसमें कोई डाउट नहीं। आप जोनिंग रूल्स चेंज कीजिए, मल्टी यूनिट्स परमिट कीजिए। अरे भाई, जहाँ पर आज के डेट में एक डिटैच घर भी खड़ा है, अगर वहाँ पर आप मल्टी यूनिट की परमिशन देते हो उस जोन में, और उसको वहीं पर अगर वो 3 4 यूनिट वाले बन जाते हैं घर, तो इसका मतलब है 3 4 फैमिलीज वहाँ रहेंगी ना भाई। थोड़ी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आप अगर लीगल बेसमेंट परमिट करोगे तो वो भी एज अ सेकेंड यूनिट वहाँ भी लोग रहना शुरू करेंगे। तो वो भी आपके लिए एक
सहूलियत होगी। इसी तरह आप देखो कि मतलब इस तरह से एग्रेसिवली घर बनाने पड़ेंगे हमें। कनाडा में नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ हमें एग्रेसिवली प्लान करके एक बेटर प्लानिंग स्ट्रेटजी की तरह घर बनाना। दूसरा चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि स्किल वर्कर्स की शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज है, लेकिन इतने ज़्यादा इन्विटेशंस इशू करने के बाद एक्सप्रेस एंट्री में या दूसरे प्रोग्राम्स में हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम इसलिए नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि हम बिना किसी क्राइटेरिया के सिर्फ पॉइंट्स के बेसिस पे इशू कर दे रहे हैं। ऑफ कोर्स पीएनपी में दूसरे क्राइटेरिया भी होते हैं, बट मेरा ये मानना है कि अब फेडरल लेवल पर भी समय आ गया है कि गवर्नमेंट को सेक्टर्स को टारगेट करनी चाहिए। जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, लेट्स से हेल्थ केयर में हमारे यहाँ सेवियर शॉर्टेज है, तो आप हेल्थ केयर वालों को इन्वाइट करो पहले। जो दूसरे किसी सेक्टर में, मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में शॉर्टेज है, उनको आप पहले इनवाइट करो, ताकि वो लोग जल्दी जल्दी कनाडा आएँ और जल्दी जल्दी वो सब सेक्टर्स में जो जॉब्स हैं उनको फिल करें। आप ऐसे पाथवेज बनाओ जिसमें फॉरेन क्रेडेंशियल्स को आसानी से रिकॉग्निशन मिल सके, उनको आसानी से यहाँ काम करने का लाइसेंस मिल सके, रेड टेप्स कम किया जाए ताकि वो जल्दी जल्दी इस सिचुएशन को फिल करें। क्योंकि हेल्थ केयर क्राइसिस भी एक रीज़न है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपको मान लीजिए आज आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी, आप हॉस्पिटल जाते हो, वो आपका पहले ट्रायज करेंगे और आपको एक प्रायोरिटी असाइन करेंगे, उस प्रायोरिटी के हिसाब से देखेंगे, वो ठीक है। लेकिन आप देखो कि आप हॉस्पिटल गए और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने देखा है कि भाई किसी को फ्रैक्चर हुआ था लास्ट ईयर या उसके पहले बात है, उसको 4 दिन लग गया प्लास्टर करने में। तो ये तो थोड़ा मने है ना कि एक बुरा लगता है कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अगर आप हॉस्पिटल जाते हो 10 आवर्स 12 रिसेंटली एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सैस्कैचुअन या नोवा स्कॉशिया किसी एक प्रोविंस में एक बहुत ही दुखद घटना हुई कि हॉस्पिटल जाने के बाद बहुत देर वेट करने के बाद भी डेथ हो गई। तो ये मतलब बहुत दुखद घटनाएं हैं। और ये भी एक रिस्क लोगों को लगता है कि अगर आप आज के डेट में कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आपको आपका कोई फिजिशियन रेफ़र कर दे और आपको 6 मंथ्स वेट करना पड़े अपॉइंटमेंट के लिए, तो एक लोगों को लगता है ना भाई कि हम माने अगर हमारी लाइफ ही ठीक ठाक नहीं रहेगी तो हम रह के क्या करेंगे, ये एक लोगों के मन में आता है। ऐसे में लोगों के पास क्या ऑप्शन है, आप बॉर्डर क्रॉस करके यूएसए जाएंगे करवाने ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट जल्दी मिल जाएगी आपको, उम्मीद है, लेकिन फिर पैसे वहाँ बहुत ज़्यादा लगेंगे। काफ़ी लोग अभी मैं देखा हूँ रिसेंटली इंडिया जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आसानी से हो जा रही है। खैर मेन मुद्दे पर आते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि एक क्लियर स्ट्रैटेजी हमें अब समय आ गया है कि हम जैसे फेडरल लेवल पे एक्सप्रेस एंट्री कर रहे हैं, पीएनपी प्रोविंशियल लेवल पे कर रहे हैं, नहीं, सब लोग साथ में बैठें, सब लोग साथ में एक स्ट्रैटेजी बनाएं, वो चाहे हाउसिंग की हो, चाहे इमिग्रेशन की हो, चाहे हेल्थ केयर की हो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जहां सब लोग सेम पेज पर हों, जहां सब लोग एक सेम गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ें, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर पाएँ, ताकि हम सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएँ टाइमली मैनर में, ताकि उसके बाद हमको कुछ भी हो हम आसानी से मतलब सिचुएशन को हैंडल कर पाएँ, लोगों को टाइम से ट्रीटमेंट मिले, लोगों को हाउसिंग की इशू ना हो, रेड टेप्स रिमूव किए जाएँ, जो चीज़ों को रेगुलेट करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को रेगुलेट की जाए। अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ देखा क्यूबेक में एक रियल एस्टेट एजेंट फेक ऑफर्स डाल रहा था ताकि घर की प्राइस शूट अप हो जाए। इन सब चीज़ों से बचा जाए, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इन पर काम करेगी और सब लोग जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो लोग एक साथ बैठकर एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनाकर इस इशू को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो देखने धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपने अब तक वीडियो देखा है मतलब अंत तक देखा है तो आप एंड करके दूसरे वीडियो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट करके जाएं। धन्यवाद।